आइए अब देखते हैं कि रेस जुडिकाटा क्या है, सेक्शन 11 क्या है और वो क्या बात करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब कहता है कि सर रेस जुडिकाटा है क्या। सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल पे बात करता है और एक सिंपल सी बात करता है कि अगर किसी कोर्ट ने ऑलरेडी एक फैसला सुना दिया है तो क्या दोबारा उस मैटर को रेज किया जा सकता है उसी कोर्ट में या किसी भी और कोर्ट में। और इसका जवाब दिया सेक्शन 11 ने कि नहीं, आप दोबारा उसे रेज नहीं कर सकते। नो कोर्ट शैल ट्राई, मार्क द वर्ड, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू, सर्कल द वर्ड इशू। यानी कि अगर कोई इशू भी अगर कोर्ट ने एक बार डिटरमाइन कर दिया है, डिसाइड कर दिया है, तो आप दोबारा उसे कोर्ट में रेज नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई भी मैटर, कोई भी, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट, ना तो वो सूट दोबारा ट्राई किया जा सकता है, ना ही वो इशू डिसाइड दोबारा किया जा सकता है, in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties। तो अगर फॉर्मर सूट में कोई मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है तो क्या दोबारा आप उस मैटर को ट्राई कर सकते हो अगर वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम है। पिछले वाला जो मैटर था और आज वाला जो मैटर है, अगर वो दोनों के दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, तो कैन यू ट्राई इट अगेन? पॉइंट टू बी नोटेड, आंसर इज नो, यू कांट डू दैट। ओके, सो बिटवीन द सेम पार्टीज, या तो पार्टीज या प्रिवीज, ये सुनो, ना तो वो पार्टीज दोबारा उस मैटर को रेज कर सकते हैं और ना ही उसके प्रिवीज जो है वो रेज कर सकते हैं। लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, और टाइटल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अगर दोनों के केसेस में टाइटल सेम है तो आप दोबारा उस केस को रेज नहीं कर सकते। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज द सेम टाइटल इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट। ओके, लेकिन याद रखिएगा कि पहला केस जहां पे पेंडिंग था और जो दूसरा केस हुआ, मान लो कि पहला कोर्ट जिसने वो केस ट्राई किया और डिसाइड किया मैटर को, वो कॉम्पिटेंट नहीं था, उसका जुरिसडिक्शन नहीं था, तो क्या दोबारा केस फाइल हो सकता है? यस, देन देयर इज नो रेस जुडिकाटा। लेकिन अगर पहला कोर्ट जिसने केस को ट्राई किया वो कॉम्पिटेंट था, दैट कोर्ट वाज कॉम्पिटेंट एंड डिसाइडेड द मैटर, नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, क्या ऐसे सिचुएशन में रेस जुडिकाटा बार लगाएगा दूसरे केस के ऊपर? तो अगर पहला केस कोर्ट कॉम्पिटेंट थी, द फर्स्ट केस कोर्ट वाज कॉम्पिटेंट एंड डिसाइडेड द मैटर, देन रेस जुडिकाटा कम्स। लेकिन अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं थी तो रेस जुडिकाटा नहीं आ पाएगा। तो हमेशा एक पॉइंट चेक करना होता है कि एक जजमेंट, यानी कि कोर्ट नंबर 1 ने एक जजमेंट पास किया, कोर्ट नंबर 2 के जजमेंट पे रेस जुडिकाटा लग जाएगा, यानी कि ये कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं कर सकती अगर ये कोर्ट कॉम्पिटेंट थी तो। ओके, सो कॉम्पिटेंसी चेक की जाती है कोर्ट नंबर 1 की और उसके बेसिस पे ये फैसला सुनाया जाता है। टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट। इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट or the suit in which the issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided, mark the next word। यानी कि रेस जुडिकाटा तभी अप्लाई हो सकता है जब वो फाइनली डिसाइड हो जाए। तो समझने की कोशिश करिए कि अगर कोर्ट नंबर 1 ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है, सिर्फ कोर्ट नंबर 1 ने अभी उस मैटर को फाइनल नहीं किया है, तो क्या उस पर रेस जुडिकाटा लग सकता है? नहीं लग सकता। रेस जुडिकाटा तभी लगेगा जब उस कोर्ट ने उस मैटर को फाइनली हर्ड करके डिसाइड किया है। एंड हर्ड का मतलब होता है नॉट ऑन अ टेक्निकल ग्राउंड बट ऑन मेरिट। तो अगर कोर्ट ने मेरिट पे हर्ड करके डिसाइड किया है तो ही रेस जुडिकाटा उस पे अप्लाई होगा। ये सुनो, सो दिस इज द अनदर पॉइंट यू शुड रिमेंबर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड, एक्सप्लेनेशन 1। अब इसके 8 एक्सप्लेनेशन है जो आपको दिमाग में रखना है और 8 में से 8वें एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन क्या है कि फॉर्मर सूट किसे कहते हैं। देखो, रेस जुडिकाटा कब लगता है बच्चों? कि अगर ऑलरेडी एक पहला सूट था, कोई फॉर्मर सूट है, फर्स्ट सूट था, और आप सेकंड सूट फाइल करोगे और ये मैटर अगर हर्ड एंड डिसाइडेड हो गया है, तो क्या दोबारा सूट को एंटरटेन किया जाएगा? नहीं, आपके ऊपर बार लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड द रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा इसके ऊपर बार लगा दी। इस पॉइंट को याद रखिए। लेकिन सवाल उठता है कि फॉर्मर सूट किसे कहते हैं? जिसको फाइल पहले किए हैं या जिसका डिसीजन पहले आया? पहले मार्क करेगा एक्सप्लेनेशन 1 की फॉर्मर सूट शैल डिनोट अ सूट व्हिच हैज बीन डिसाइडेड, मार्क द वर्ड, क्या कह रहा है? Decided prior to a suit in question whether or not it was instituted prior thereto, mark the word। तो जिसका डिसीजन पहले आता है वो फॉर्मर सूट होता है। तो मान लो कोर्ट नंबर 1 और कोर्ट नंबर 2 में 2002 में दोनों के दोनों केसेस फाइल किए गए थे, सेम केस, और दोनों के दोनों कोर्ट उसका ट्रायल करने लगे। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। लेकिन कोर्ट नंबर 1 का डिसीजन पहले आ गया। ओके, ये आ गया फर्स्ट। तो अब इस सिचुएशन में भले ही सेम हो, लेकिन ये क्या कहलाएगा? फॉर्मर सूट।
और इसका डिसीजन आया 2004 में। ओके, तो भले सेम चले थे लेकिन ये फॉर्मर सूट कहलाएगा और ये बाद में। तो फॉर्मर सूट पे यहां पे याद रखना कि डिसीजन से फॉर्मर सूट देखा जाएगा इंस्टीट्यूशन से। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या रेस जुडिकाटा अपील के ऊपर डिपेंड करता है? प्लीज मार्क करिएगा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के पर्पस के लिए द कॉम्पिटेंस ऑफ अ कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड, यानी कि कॉम्पिटेंस, आप कहते हो ना कि कोर्ट क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, तो कॉम्पिटेंसी कैसे डिटरमाइन करेंगे? अपील के बेसिस पे? तो कहता है जी नहीं, डिटरमाइन इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजन एज टू द राइट ऑफ अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। तो उसकी राइट टू अपील है कि नहीं, इसके ऊपर कॉम्पिटेंसी डिपेंड नहीं करती। देयर आर सो मेनी जजमेंट जिसकी राइट टू अपील नहीं है, तो क्या उससे रेस जुडिकाटा को कॉम्पिटेंसी को फर्क पड़ेगा कि कोर्ट वाज नॉट कॉम्पिटेंट? सो पॉइंट टू बी नोटेड, कॉम्पिटेंसी डजंट डिपेंड अपॉन योर राइट ऑफ अपील। नेक्स्ट इज द एक्सप्लेनेशन थर्ड। अच्छा ये बताओ बच्चों कि अगर मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू में है, अगर मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू में है, दोनों में सेम है, तो क्या रेस जुडिकाटा बार लगा देगा? वो दोबारा केस एंटरटेन नहीं हो सकता। दिस इज द पॉइंट, दैट इज एक्सप्लेनेशन नंबर 3। The matter above referred to must in the former suit have alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other party. Explanation 3 को कहा जाता है matter actually in issue। तो अगर कोई matter actually in issue है, अगर आप actual में issue में है, अगर कोई matter actually in issue है, कि अगर कोई matter actual में issue है, issue कैसे जन्म लेगा? One party will allege and the another party will डिनाई और एडमिट। तो अगर एक पार्टी ने एलिगेशन लगाया और दूसरी पार्टी उसको डिनाई करती है या एडमिट करती है, तो मैटर इज सेड टू बी एक्चुअली इन इशू। अगर वो मैटर एक्चुअली इन इशू है, तो क्या उस केसेस में ओके रेस जुडिकाटा उसके ऊपर बार लगाएगा? ओके, तो याद रखिएगा एक्सप्लेनेशन नंबर 3 सेज कि यस, रेस जुडिकाटा विल पुट अ बार। रेस जुडिकाटा वहां उसके ऊपर सीधा सीधा बार लगाने वाला है। अब एक चीज होता है ये, तो अच्छा एक्चुअली इन इशू कब माना जाएगा? एक पार्टी एलिगेशन और दूसरी पार्टी या तो डिनाइल या तो एडमिट, एक्सप्रेसली कर लो या फिर इंप्लाइडली करो। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन 4। एक्सप्लेनेशन 4 को समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। जो चीजें तुम रेज कर सकते थे और अगर आप उसे रेज नहीं करते हो तो लेटर ऑन आप उसे रेज नहीं कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। सो ये क्या कहता है? एनी मैटर which might and ought to have been have made a ground of defense or attack। तो जिस मैटर को आप might and ought ग्राउंड और डिफेंस बना सकते थे, अटैक का या डिफेंस का, उसको अगर आपने नहीं बनाया है तो कोर्ट ये मान के चलती है द मैटर वाज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। डीमिंग प्रोविजन से ये मान लिया जाता है, अंडरलाइन द वर्ड डीम्ड। तो डीमिंग प्रोविजन से वो क्या माना जाता है? द मैटर वाज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, कि वो मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू में था। गेटिंग द पॉइंट? So matter will be considered directly and substantially in issue, so it will be barred by res judicata। तो जिन ग्राउंड्स पे तुम अटैक कर सकते थे वो नहीं करोगे, तो बाद में आप रेस जुडिकाटा से बार्ड हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन नंबर 5। मान लो कि किसी मैटर पे कोर्ट ने साइलेंट रह गया, आपको कहता है एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द व्हिच इज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड। आपने कोर्ट से रिलीफ मांगा था, यू आस्क्ड द रिलीफ, एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट व्हिच इज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड। अगर कोई रिलीफ आपने क्लेम किया था और कोर्ट ने एक्सप्रेसली आपको ग्रांट नहीं किया है, तो क्या इसका मतलब है कि कोर्ट ने उस पर अपना डिसीजन नहीं दिया है? दिया है। और क्या माना जाएगा कि कोर्ट ने उस रिलीफ को एक्सेप्ट किया, ग्रांट किया कि रिफ्यूज किया? मतलब सीधा सीधा मैं पूछना चाहता हूं कि कैन आई से द कोर्ट हर्ड एंड डिसाइडेड? यस, एंड इफ इट वाज हर्ड एंड डिसाइडेड कैन आई अप्लाई रेस जुडिकाटा? पॉइंट टू बी नोटेड, यस। अगर कोई मैटर हर्ड एंड डिसाइडेड है तो क्या उसके ऊपर रेस जुडिकाटा लगेगा? यस। दोबारा आप उसे रेज नहीं कर पाएंगे कि यह माना जाता है कि वो मैटर रिफ्यूज्ड कर दिया गया था। सो आई होप कि यहां पे आप लोग समझ सकते हैं, शैल फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज्ड। एक्सप्लेनेशन 6 में क्या बात किया गया है? वेयर पर्सन्स लिटिगेट बोनाफाइड। अच्छा ये बताओ, कैन आई अप्लाई रेस जुडिकाटा इन रिप्रेजेंटेटिव सूट? क्या रिप्रेजेंटेटिव सूट में भी रेस जुडिकाटा लगता है? मतलब अगर मैं किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं and if I lost the case, does it mean the entire community lost the case? Yes, sir. Okay, point to be noted कहता है where person litigate bona fide in respect of public right or a private right, underline the word, यहां पे दो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पब्लिक, ये अंडरलाइन करिए, प्री का क्वेश्चन आ सकता है कि सिर्फ पब्लिक राइट के मैटर पे आपका रेस जुडिकाटा काम करता है कि पब्लिक राइट और प्राइवेट दोनों पे? तो पब्लिक राइट और प्राइवेट राइट,
claimed in a common for themselves and others, मतलब खुद के लिए और दूसरों के लिए भी, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव सूट. All person interested in such right shall, for the purposes of this section, be deemed to claim under the person so litigating. तो क्या सारे के सारे लोग उसमें क्या क्या गए? All person interested in such right shall, for the purpose of, be deemed to claim under, क्या डीमिंग प्रोविजन से वो सब के सब लोग लिटिगेटिंग माने जाएंगे कि आप सब के सब जो है सूट में थे, जिनका जिनका उसमें इंटरेस्ट था? सो पॉइंट टू नोटेड, आपका जवाब होगा कि यस सर, वो सारे के सारे लोग यहां पे माने जाएंगे कि यू ऑल वर द पार्ट ऑफ दैट सूट. तो अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया गया है ऑर्डर 1 रूल 8 में, सेक्शन 91 में, 92 में, ओके, और बाकी जगहों पे, तो क्या उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, तो क्या ऐसे केसेस में हम कह सकते हैं कि भाई कि अगर एक पर्सन ने कोई रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया है और अगर वो हार गया केस, तो पूरी के पूरा फैमिली हार चुका है, एंड ऑल आर बार्ड बाय रेस जुडिकाटा? क्या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे रेस जुडिकाटा लगता है कि मान लो कि कोर्ट ने एक डिक्री को एग्जीक्यूट कराया, तो क्या एक बार एग्जीक्यूशन के बाद दोबारा एग्जीक्यूशन कराने के लिए जा सकते हो? नहीं करा सकते. दैट इज एक्सप्लेनेशन नंबर 7. The provision of this section shall apply to a proceeding for the execution of a decree, and references in this section to any suit, issue or former suit shall be construed as references respectively to a proceeding for the execution. मतलब यहां जो सूट इशू की बात की गई है, जिस तरीके से सूट के ऊपर रेस जुडिकाटा लगता है, क्या उसी तरीके से मैं यहां पे कह सकता हूं कि एग्जीक्यूशन पे भी रेस जुडिकाटा लगेगा? उस दौरान आने वाले किसी क्वेश्चन पे भी रेस जुडिकाटा लगेगा? यस और नो? क्वेश्चन अराइजिंग इन सच प्रोसीडिंग. तो रेस जुडिकाटा अप्लाइज ऑन अ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, to a proceeding for the execution, and the question arising in such proceeding, and a formal proceeding for the execution of that decree. Remember this point? तो याद रखने की कोशिश करिएगा कि रेस जुडिकाटा एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो दोबारा उठा नहीं पाओगे. और एक बार कोर्ट ने अगर डिक्री को एग्जीक्यूट करा दिया है, तो दोबारा जो है आप उसे एग्जीक्यूट नहीं करा पाएंगे. सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एक पॉइंट रह गया सेक्शन 8, ये एक्सप्लेनेशन नंबर 8. एक्सप्लेनेशन नंबर 8 क्या कहता है, इसको समझिए. ये जुरिस्डिक्शन पे चर्चा थी कि अगर पहले कोर्ट का डिसीजन एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दिया है, द डिसीजन वाज गिवन बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो दोबारा अगर केस फाइल करोगे तो इट विल बी बार्ड बाय रेस जुडिकाटा. तो आपने कहा कि हाँ सर, दिस विल बी बार्ड बाय रेस जुडिकाटा. दोबारा आप अगर केस फाइल करेंगे तो रेस जुडिकाटा से बार्ड होगा. अब एक जुरिस्डिक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं लिमिटेड जुरिस्डिक्शन. किसी किसी कोर्ट का क्या लिमिट फिक्स किया जा सकता है? क्या 5,000 तक का ही केस ट्राई कर सकते हैं, 10,000 तक का ही केस ट्राई कर सकते हैं? तो आपने कहा कि हाँ सर, लिमिट कैन बी फिक्स्ड. बहुत सारे ऐसे कोर्ट्स हैं जिनका लिमिट फिक्स किया जा सकता. मान लो कि अगर एक कोर्ट का लिमिटेड जुरिस्डिक्शन था, लेकिन जब डिसीजन दिया उस वक्त उसका जुरिस्डिक्शन था, और बाद में आप उसमें मॉडिफिकेशन करके दोबारा सूट ले आते हो और आप कहते हो जी कोई रेस जुडिकाटा नहीं लगता, क्योंकि वो वाला का जुरिस्डिक्शन तो इतने तक का ही था और इसका जो है हमारा डिफरेंट है, तो क्या आप स्टैंड ले पाएंगे आप? ओके, प्लीज एक बार पढ़िए. एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन competent to decide such issue shall operate as res judicata in a subsequent suit. याद रखिएगा, तो जिस वक्त आप वो केस का फैसला सुना रहे थे, उस वक्त अगर आप कॉम्पिटेंट थे उस केस को डिसाइड कर पाने में, और आपने जो है डिसाइड कर दिया उस केस को, तो बाद के मैटर्स पे रेस जुडिकाटा लगेगा. दोबारा आप रेज नहीं कर सकते उस मैटर को. Notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been. ये लाइन का क्या है? Mark the word. Notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised. अब इस पॉइंट का मतलब समझने की कोशिश करिएगा यहां पे. हाउ टू चेक द कॉम्पिटेंसी. कॉम्पिटेंसी चेक करने का तरीका क्या है? कहता है कि मान लो जैसे एक कोर्ट ने डिसाइड किया 10,000 तक का केस, उसका पिक्यूनरी लिमिट है 10,000. द कोर्ट डिसाइडेड 10,000 रुपीज केस, डिग्री पास्ट. अब आप दूसरा सूट बना रहे हो, सेम पार्टी के बीच में, सेम कैपेसिटी में, सेम टाइटल में, ओके, सेम मैटर पे आप एक दूसरा सूट बना रहे हो. लेकिन इस बार आपने क्या करा, 10,000 को बना दिया 15,000. अब कोर्ट नंबर 1 से पूछेंगे कि भाई आपका जुरिस्डिक्शन तो 10 का ही है ना, 15 वाला केस ट्राई कर पाओगे? तो बोला नहीं यार, 15 का तो हम केस ट्राई नहीं करते. तो इस कंडीशन में आप बोलोगे ठीक है सर, ये हमारा डिफरेंट मैटर हो गया, ओके, वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है मेरे केस को ट्राई करने के लिए, तो ये केस डिफरेंट है, वो केस डिफरेंट था. क्या आप ऐसा कह पाओगे? पॉइंट टू बी नोटेड, आप ऐसा नहीं कर सकते. ये एक्सप्लेनेशन नंबर 8 कहता है कि जिस वक्त कोर्ट वो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन का कोई कोर्ट है
और वो उस वक्त कॉम्पिटेंट थी उस केस को ट्राई करने के लिए, तो बाद में नॉट स्टैंडिंग दैट सच कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिडिक्शन वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई, तो सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई करने में अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेस जुडिकाटा विल कंटिन्यू। तो इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। आई रिपीट कि पहला केस 10,000 का, दूसरा केस 15,000 का। पहले केस कोर्ट की औकात सिर्फ 10,000 तक का केस ट्राई करने की है, लेकिन दूसरा केस कितने का है? 15 का। तो तुम लोगों ने पहले कोर्ट से पूछा कि ये बताओ कि ये 15 वाला ट्राई कर पाओगे, तो कोर्ट बोलेगी नहीं यार 10 वाला जो मेरे पास लाए तो उसके लिए तो मैं कॉम्पिटेंट था, लेकिन 15 के लिए मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं। तो आपने कहा कि इसका मतलब ये है कि मेरा ये मैटर अलग है, इस पे रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। ये मेरा मैटर अलग है, इस पे रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अलग मैटर था, ये अलग मैटर है। तुम कॉम्पिटेंट हो ही नहीं इस मैटर को ट्राई करने के लिए। तो फिर एक्सप्लेनेशन नंबर 8 कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट कॉम्पिटेंट मानी जाएगी। तो तुम उसमें अगर बदलाव करते भी रहोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोर्ट अगर उस वक्त कॉम्पिटेंट थी तो बाद में तुम बदल दोगे डेटा, तो उसमें कॉम्पिटेंसी खत्म नहीं होगी, कॉम्पिटेंसी कंटिन्यू करेगी। बस इतनी ही बात। दिस इज एक्सप्लेनेशन नंबर 8, यू शुड रिमेंबर। ओके, बाकी जो अभी हमने बात किया उसको ब्रेक करके यहां पे पॉइंटर्स में कि भाई डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इशू में होना चाहिए, ये सुनो। उसके बाद जो है सेम पार्टीज होना चाहिए, ये सुनो, वो भी बात किया। सेम टाइटल होना चाहिए, यस। क्या कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए, यस, ये सुनो। तो ये सारे पॉइंट्स यहां पे उसी बेयर एक्ट का वर्जन है। एक्सेप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजू राम सिंह वसावे वर्सेस महेश देवरा। ओके, इसमें कोर्ट ने कहा था कि 3 एक्सेप्शन है रेस जुडिकाटा के। 3 एक्सेप्शन हैं आपके रेस जुडिकाटा के। पहला एक्सेप्शन क्या है भाई? अगर किसी कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है बिना जुरिसडिक्शन के, तो क्या उस पर रेस जुडिकाटा लगेगा? सर आप कहेंगे कि नहीं सर बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट थी नहीं तो फिर उस कंडीशन में देयर विल बी नो रेस जुडिकाटा। दूसरा, व्हेन मैटर इन्वॉल्व्स अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ। देखिए याद रखिएगा, प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे रेस जुडिकाटा नहीं लगता, क्योंकि अगर प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे रेस जुडिकाटा लगा दोगे तो लॉ का डेवलपमेंट ही रुक जाएगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि आप प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे रेस जुडिकाटा नहीं लगाते, क्योंकि अगर प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे रेस जुडिकाटा लग गया तो लॉ का डेवलपमेंट रुक जाएगा, क्योंकि वो लॉ पॉइंट एक बार डिसाइड हो जाने का तो ओवर रूल भी होता है ना, वक्त बदलने के साथ लॉ बदलता है। तो प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे रेस जुडिकाटा नहीं लगाया जाता। व्हेन जजमेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कमिटिंग फ्रॉड, फ्रॉड एंड रेस जुडिकाटा एक साथ नहीं रह सकते। पहला जजमेंट आपने ऑब्टेन कर लिया फ्रॉड से, दूसरी बार जब केस फाइल करने के लिए जाओगे तो कहोगे कि सर जजमेंट केस इज ऑलरेडी डिसाइडेड। फ्रॉड से डिसाइड किया गया केस डिसाइड नहीं माना जाता। सो पॉइंट टू बी नोटेड, ये 3 एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना चाहिए। दिमाग में फिक्स कर लो फटाफट कि 3 एक्सेप्शन याद रखना चाहिए। 2004 में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अच्छा लाइन था जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज अ प्रोसीजरल प्रोविजन। ओके, अ जुरिसडिक्शनल क्वेश्चन इफ रॉन्गली डिसाइडेड वुड नॉट अट्रैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ। अगर जुरिसडिक्शन के क्वेश्चन को ही गलत डिसाइड किया तो फिर कोई रेस जुडिकाटा लगेगा ही नहीं भाई। इसके बाद यहां पे 2022 का एक जजमेंट है रेस जुडिकाटा पे, यू ऑल कैन सी। द एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा अंडर 11 इज अट्रैक्टेड नॉट ओनली इन सेपरेट सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग बट ऑल्सो एट द सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द सेम प्रोसीडिंग। अच्छा, सेम सूट पे रेस जुडिकाटा लग सकता है डिफरेंट स्टेजेस पे। सो दैट इज द अनदर लाइन यू शुड रिमेंबर कि सेम सूट के डिफरेंट स्टेजेस पे भी रेस जुडिकाटा लगाया जा सकता है। ये आपको अगला पॉइंट याद रखना चाहिए। Okay, so make the point very much clear in your mind that at the same proceeding के different stages पे रेस जुडिकाटा लगता है।